स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। करौली में दुकानों में लगी आग बुझ गई, लेकिन राख के ढेर में धीरे धीरे सुलग रही सियासत की आंच पर अपने अपने मुद्दों के सांचे पकाने का दौर जारी है। सरकारी एजेंसी जब जांच करेगी तब करेगी, जो परिणाम आएंगे सो आएंगे। लेकिन राजनीतिक दलों के विशेषज्ञ करौली का दौरा करके सब कुछ साफ कराए हैं। रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब पता चल गया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन दोषी था, कौन पीड़ित था। ये अलग बात है कि एक ही ग्राउंड जीरो पर तैयार की गई कांग्रेस और भाजपा की रिपोर्ट्स एक दूसरे के बरखिलाफ जाती हैं। जो एक की नज़र में पीड़ित है वो दूसरे की नज़र में हमलावर है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी, इन सवालों के जरिए कि करौली में आग बुझ गई, कब ठंडी होगी सियासत की आंच, धार्मिक मुद्दों में उलझाने की कोशिश के आरोप कितने सही, और क्या तुष्टीकरण का मुद्दा दिला पाएगा चुनावी फायदा। भाजपा विधायक अनीता बघेल जुड़ रही हैं हमारे साथ। आर तिवारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और मिथिलेश जैमिनी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। तिवारी जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। डेलीगेशन जाकर आ गया, क्या हुआ, क्या पता चला तिवारी जी? देखो जेपी साहब, ये जो कुछ घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुस्लिमों के रमजान का महीना और हम जैसे हिंदुओं का नवरात्रि का कार्यक्रम, दोनों बड़े कार्यक्रम। ये बात सही है कि एंटी ऐसे लोग बाग जो सोशल एलिमेंट है, ना वो धर्म को देखते हैं ना वो जाति को देखते हैं। और कांग्रेस के ऊपर जो तुष्टीकरण का आरोप लगाता है, मेरे को समझ नहीं आता तुष्टीकरण का शब्द है क्या। इस देश को बनाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबका है हिस्सा। तुष्टीकरण पर आ जाएंगे ना, पहले आप बताइए तो वहां से क्या पता चला, जो रिपोर्ट आई उसमें हमने दोनों पक्षों को गलती माना है। वो मतलूम जो वहां का पार्षद है वो फरार है। लेकिन आप ये भी तो देखो, जयपुर की जो ग्रेटर की नगर निगम की हमारी जो सौम्या मेयर बनी हुई है, उनके पति राजाराम पहले तो घूस कांड के अंदर फंस गए थे, जेल जाकर के आए। अब वहां पर वो इस दंगे में भी शामिल है। राजाराम जी कहाँ लेने गए थे, इतना सीनियर आदमी क्या लेने गया था? इस मामले में आप बात यहाँ से शुरू करें कि जयपुर मेयर के, ग्रेटर के मेयर के पति, आप राजाराम गुर्जर की अगर बात कर रहे हैं उनकी बात करिए, दूसरे आदमी की बात करने का क्या मतलब? तो राजाराम गुर्जर भी तो दोषी है। हम कह रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सवाल है दंगा करने वाला या दंगा को भड़काने वाला, उसकी ना कोई जात है ना कोई धर्म है। वो गैर सामाजिक वो दोषी है, अपराधी है, उनको सजा देगा। और जननायक अशोक गहलोत की हर बात याद रखना जेपी साहब, मैं हर बार कहता हूँ उनका एक ही वाक्य, जो गलती करेगा सजा पाएगा। उसमें कांग्रेस का भी अगर कोई साथी है उसको भी उतनी सजा मिलेगी। दंगाई का कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहे हम। ठीक है, बघेल जी से तो पूछ ले उनके पास क्या सूचना आई। उनके भी तो लोग जाकर आए थे, प्रतिनिधिमंडल वहाँ। अनीता जी, आपके यहाँ क्या सूचना आई है? अनीता जी। जेपी शर्मा जी, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी, है ना। इन्होंने अपराध में भी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए जिसका नाम आप ले रहे हैं उनको दोषी बना दिया। अपराध में भी सोशल इंजीनियरिंग की है, जबकि अपराधी बाकायदा घरों की छतों पर, दुकानों की छतों पर इतनी भारी मात्रा में पत्थर इकट्ठे किए गए, उसमें तो वो शामिल नहीं थे पत्थर इकट्ठे करने में। किस आधार पर आपने उनको दोषी माना है? ये पूरी तरह से अशोक गहलोत सरकार का फेलियर है, उनकी पुलिस का फेलियर है। और उस वजह से आप कह रहे तुष्टीकरण नहीं करते हैं। कैसे नहीं तुष्टीकरण करते हैं? अभी आपने ऑर्डर निकाला कि रमजान का महीना है, इसलिए रमजान वाले इलाकों में बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये रमजान का महीना दिखाई दिया अशोक गहलोत की सरकार को। ये नवरात्र दिखाई नहीं दिए कि पूरे क्षेत्र में बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। आप ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं कि रमजान का महीना है इसलिए बिजली बंद नहीं होनी चाहिए? तो आप एक वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हैं, यही तो तुष्टीकरण है। यही तो आप बार बार बात करें कि आपके तुष्टीकरण ने इस देश के दो टुकड़े कराए और अब आपके तुष्टीकरण ने। ठीक है तिवारी जी जवाब देना चाहते, तुष्टीकरण बोलिए तिवारी जी। अनीता बहन, अभी आपने गुलाब चंद कटारिया जी का बयान आपने देखा नहीं टेलीविजन पर? पुलिस फेलियर है। अच्छा, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं पुलिस फेलियर नहीं है, लेकिन कहीं गलती हुई है। राजस्थान की पुलिस देश में अव्वल है। वो हर अपराध को 2-4 दिन के अंदर, चाहे कितना ही गहरा अपराध हो, कितना ही बड़ा अपराध हो, हम अपराधी को पकड़ के ला रहे हैं। और फिर एसआईटी ने जो गिरफ्तारी की है 30 लोगों की, उसमें राजाराम गुर्जर भी शामिल है। मैं नहीं कह रहा वो अपराधी है, लेकिन अगर कानून के शिकंजे में अगर कोई फंसा हो तो फैसला तो कोर्ट करेगी।
लेकिन प्राइम फेसिया अगर राजाराम गुर्जर और मकबूल अहमद अगर हैं तो उनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। पुलिस वालों के माथे, किसी के माथे पे लिखा रहता है कि अपराधी है या नहीं है। लोगों की जांच होती है, जांच में जो पाया जाता है उनको आप पकड़ के लाते हो। अरे कोर्ट भाई, उनको ये क्या बात फैसला देगी, अच्छा होगा या बुरा होगा। ये क्या बात हुई तिवारी जी? तुष्टिकरण कहाँ हुआ? पुलिस अगर और मैं कह रहा हूँ माथे पे सुनिए, माथे पे लिखा हुआ राजस्थान की जायदाद मुस्लिम है, अगर उन्होंने चिट्ठी लिख दी अपने कौम के लिए तो इसमें कहाँ तुष्टिकरण की बात हो गई? ये अधिकारी वर्ग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को परेशानी में डाल देते हैं कई बार। जमा नहीं किया है, हिंदुओं के जुलूस पर पत्थर फेंकने का काम हिंदू ने नहीं किया है, ठीक है ना? ये बात आपको समझ जानी चाहिए। और ना ही ये तो जांच का विषय है। अरे एक एक करके बात कर, पहले एक मिनट अनिता जी एक मिनट आता हूँ आपके पास वापस। तिवारी जी, जो पुलिस की बात आप कर रहे हैं कि किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता है, भाई माथे पे लिखाई हो तो फिर पुलिस की ज़रूरत क्या है? फिर तो आप और हम ही से लट लेंगे जिससे अकाउंट सेटल करना होगा, जिसको ठिकाने लगाना होगा। सवाल यही तो है कि आम आदमी अपनी पुलिस नहीं चुन सकता। वो नहीं चुन सकता कि यहाँ थाने में कौन लगेगा, कौन काबिल आदमी। वो एसपी नहीं चुन सकता, वो और अधिकारियों को नहीं चुन सकता। वो तो नेताओं को चुनता है इस उम्मीद के साथ कि ये सही आदमी को सही जगह लगाएंगे, जहाँ जिसकी उपादेयता है, जहाँ पे जो आदमी काम कर सकता है। और फिर हम पुलिस के ऊपर ये ढोल दें सारी बात कि ये तो पुलिस की गलती से हो गया, तो फिर काम कैसे चलता है? मिथिलेश जैमिनी, एक रिपोर्ट खाकी 1 की तरफ से आ गई, एक रिपोर्ट खादी 1 की तरफ से आ गई, दूसरी खादी 2 की तरफ से आ गई। अब खादी की रिपोर्ट जब पहले ही आ गई कि ये गलत था, नहीं साहब ये नहीं था, ये गलत था, तो खाकी का जो हवाला दिया जा रहा है कि साहब SIT जांच करेगी, ये करेगी, वो करेगी, वो कितनी निष्पक्ष हो पाएगी? मिथिलेश जैमिनी। जेपी जी, आपकी बात बहुत सारगर्भित है कि ईमानदारी से खादी और खाकी के जो इन्वेस्टिगेशन का मेथड है, दोनों का डिफरेंस होता है। जो चुनावी चश्मे से जो तफ्तीश की जाती है उसकी रिपोर्ट हमेशा किसी के खिलाफ होगी, लेकिन खाकी को निष्पक्ष माना जाता है, बेदाग माना जाता है, और यही खाकी की निशानी होती है। लेकिन दुर्भाग्य से जो करौली वाला मसला हुआ है उसमें कहीं न कहीं पुलिस की इंटेलिजेंसी फेलियर हुई है। इसके अलावा वहाँ का SP शांति समिति की बैठक में नहीं गए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वहाँ 4 की 4 सीटें कांग्रेस के पास है, तो बीजेपी कहीं न कहीं अपनी धरातल सियासी जो जमीन है उसको तराशने के लिए किया है। लेकिन कुछ भी कहें, कहीं न कहीं अगर ऐसा हुआ है तो जो मासूम इस परेशान हुए हैं, जो मासूम करौली के निवासी मदन मोहन की नगरी और माँ कैला मैया की नगरी में इस तरीके का तांडव जो देखने का गया है, उसके लिए पूरी तरह से राजस्थान की सरकार दोषी है। ये करौली के आम आवाम के दिल में चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपकी सियासत से। आप बीजेपी पे आरोप लगे, कांग्रेस पे लगे। आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया कि राम के नाम पर जो पाप कर रहे हैं उनको माफ नहीं करेंगे। उधर राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि 7 दिन पहले रोड मैप बना लिया गया था, वो जो दिल्ली मॉडल था उसे लॉन्च किया गया, छतों के ऊपर पहले से पत्थर रखे हुए थे, पूरा मिलकर ये किया गया है। दूसरी तरफ जो एक सियासी बयान दिया गया राज्य के मुखिया की तरफ से कि JP नड्डा आएंगे और उन्होंने आग लगाई है, फिर अमित शाह आएंगे, तो कुल मिलाकर सियासतदारों को सियासत दिख रही है, लेकिन जिसकी दुकान जल गई, जिसका बेटा अस्पताल में एडमिट है, जिसके हाथ पैर टूट गए, वो किसको जाके कहे? ये सियासतदारों को समझ में नहीं आ रहा। ये धर्म और सियासत का जो कॉकटेल बन रहा है वो बहुत डेंजरियस जोन में इस देश को लेके जा रहा है, उस पर सोचना होगा। और जो तुष्टिकरण वाली बात है वो तो प्रमाणित होती जा रही है, चाहे तिवारी जी माने या ना माने। बिजली वाला मामला हो, चाहे दिल्ली वाला और कई मामले हो, इनमें तमाम है। आप देख लीजिए कि डीजे की इन्होंने रिपोर्ट दी कि डीजे नहीं बजना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जब इनके मुसलमान भाइयों के ताजे निकलते हैं, वो आपसे परमिशन लेते हैं कि ढोल बजाने की? जो अजान लगाते हैं वो ढोल लगाने के लेते हैं कि? कबीर ने तो कहा था कि चीटी के घर नेवर भाजे सो भी सुनता साहिब रे, तेरा खुदा क्या बहरा है कि क्यों तू अजान लगाए रे। तो ऐसे बड़े बड़े धार्मिक हुए, आप अपने मंदिर में 10 बजे बाद क्यों परमिशन लेनी पड़ती, नहीं बजा सकते आप? तो ये जो कुल मिलाकर धीरे धीरे आप देखिए वो जमाना गया कि आप एक माहौल बना दोगे और चल जाएगा। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर आदमी जो मुंबई में जो हालात हुए हैं कि अजान के खिलाफ हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये पूरे देश में फैलने वाला है। और कांग्रेस इसे जितनी जल्दी समझ जाए फायदे में रहेगी। 5 राज्यों में हार गए, आगे भी आप देख लीजिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बार बार बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिख रखा कि ये देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। सेकुलरिज्म का गलत मतलब कांग्रेसी समझाते हैं। पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म रहित आदमी का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। धर्म का अर्थ है 10 लक्षण जिसमें। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिख रखा है 25 में
कि किसी भी कीमत पर रिलीजन को आप जो गवर्नमेंट एक्शन से उससे ऊपर तरजीह नहीं देंगे। फिर आपने क्यों बिजली वाला आदेश निकाला अलग से? तो कुल मिलाकर आर जाहिदा बहन जी का जो लेटर है पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो रहा है। वाजिद अली जब अपना जुलूस निकालते तो फायर करते, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। मलिंगा जी किसी का हाथ पैर तोड़ देते तो कुछ होता नहीं। तो आप आखिर इस देश में ये मैसेज जा रहा है राजस्थान का कि यहाँ जनता का राज या जंगल राज आ गया है, उसको कैसे रोकेंगे? तिवारी जी, चाहे ये घटनाएं भाजपा करा रही हैं, चाहे अपने आप हो रही हैं, चलिए मान लेते हैं भाजपा करा रही है, इस सवाल की पृष्ठभूमि में ये बात मान लेते हैं, लेकिन झालावाड़ में घटना होती है, जयपुर में कावड़ियों के पथराव की बात आती है, शास्त्री नगर में पथराव हो गया, करौली में घटना हो गई। ये सारी घटनाएं भले ही कोई करवा रहा हो लेकिन हो रही हैं, और हो रही हैं इस टैग के साथ कि आप एक पक्ष को संतुष्ट करने की चिंता करते हैं, वो नाराज़ ना हो जाए इस बात की चिंता करते हैं, इस आक्षेप के साथ होती है। मैं नहीं लगा रहा हूँ ये आक्षेप, जनरल परसेप्शन है वो बोल रहा हूँ आपको। ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है क्या? इसका तोड़ निकालना किस तरह संभव हो पाएगा चुनाव में? तिवारी जी देखो जेबी साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से, सत्ता में आए या नहीं आए, हम चुनावी मोड़ पे नहीं रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जब जनसंघ बनी थी तो हिंदूवाद का इन्होंने नारा दिया, जब जनसंघ का झंडा डंडा नहीं चला तो इन्होंने अपने आप को जनता पार्टी में विलीन कर लिया, झंडे का रंग बदल दिया, नाम बदल दिया, और जब जनता पार्टी का सुपड़ा साहब हो तो भारतीय जनता पार्टी बन गई। इनको केवल सत्ता पर कब्जा करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ में इनके जो पितामह है, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? अरे सरकार तो कांग्रेस भाजपा की भी बनी है। आपको शायद जानकारी होगी कि सरकार तो कांग्रेस और भाजपा ने भी मिलकर बनाई है, आपको बता दूंगा। की नीति में आप उनको गलतफहमी में डाल देते हो। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सत्ता में रहे या नहीं रहे, हम सरकार बनाए या नहीं बनाए, लेकिन देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन आपस में अपने अपने धर्मों को माने। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के धर्म के अंदर अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी रिपोर्ट ने कहा है कि करौली के दंगे में हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर के भागी है। ये पार्षद मुसलमान हो, कांग्रेस का पार्षद नहीं है जेपी साहब, निर्दलीय पार्षद है। इस देश के टुकड़े जो कांग्रेस ने कहा 70 साल तक राज कर रही है वो पार्टी, और अरे आप 70 साल तक, अनीता बहन आप किसको रो रहे हो? आपके जब से देश के अंदर मोदी सरकार आई है, पूरा देश अपने आप को भयभीत महसूस करता है। अनीता बहन, आप 80 और 20 की राजनीति करते हो, सीधे सीधे आप 80% वोटों पर केंद्रित करते हो। आप मुसलमान को तिवारी जी, तिवारी जी, मैंने आपसे जो सवाल किया था ना अभी, सुनिए एक मिनट अनिता जी सुनिए। अरे सुनिए तिवारी जी, सुनिए महाराज, सुनिए, सुना तो करिए। आप कह रहे हैं, सुनिए एक मिनट अनिता जी सुनिए। तिवारी जी, समस्या यहीं से तो शुरू होती है। मैंने जो आपसे सवाल किया था कि घटनाएं अपने आप हो रही है चाहे भाजपा करा रही है, लेकिन गले आप पर आकर पड़ती हैं। तुष्टिकरण के आरोप आप पर लगाना आसान हो जाता है। सुनिए तो तिवारी जी, सवाल तो सुन लीजिए। अब आपने जो कहा कि जब से मोदी सरकार आई है पूरा देश भयभीत है, ये तो ठीक है कि आपने कह दिया ये बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन इस तरह के बयान पार्टी के गले की फांस बनते रहे हैं, और यही वो चीज़ें हैं, यही वो पार्टी का स्टैंड है जिसको लेकर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब भाई आप कह रहे हैं 80 और 20, सारा देश कैसे भयभीत है? 1885 में 28 दिसंबर को जब कांग्रेस का जन्म हुआ था ना जेपी साहब, तब से हमने देश के आइन को बचाने की कोशिश की है। अरे भाई याद तो सुनिए, मेरी बात सुनिए तिवारी जी। तिवारी जी ये सब नहीं चलेगा। नहीं तिवारी जी, पूरे देश में कांग्रेस को केवल तुष्टिकरण के नाम पर मुसलमानों की पार्टी सुनिए तो तिवारी जी, मुसलमान देश का आदमी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए, या तो आप राजनीतिक शुद्धि के लिए, राजनीतिक पवित्रता के लिए एक मिशन बन जाइए और राजनीतिक दल को समाप्त कर दीजिए। भाई देश चाहता है कि एक सशक्त विपक्ष देश में हो भारतीय जनता पार्टी के सामने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। आप कहें कि नहीं हम तो एक मिशन लेकर चल रहे हैं, हो जाए बढ़िया, सरकार आ जाए अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, तो कहाँ रहेंगे भाई आप फिर राजनीतिक मिशन ही चलाएंगे, फिर आप शुद्धिकरण के आंदोलन ही करते रहेंगे। लेकिन अनिता बघेल जी, सवाल ये भी उठता है और बार बार उठता है कि आप पर ये जब आरोप लगते हैं कि ऐसे मुद्दे आपको बहुत सुहाते हैं, आप लोग इस बात को खारिज कर देते हैं। मुझे जरा कुछ उदाहरण तो बता दीजिए कि आप चिकित्सा के कितने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, आप शिक्षा के कितने, आपने बयान दे दिए होंगे, आप विधानसभा में बोल लिए होंगे, कितने मुद्दों को लेकर, शिक्षा के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे। महंगाई बेरोजगारी को लेकर तो आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो एक उंगली इधर उठाते हैं तो चार आपकी तरफ घूमती हैं। तो इस तरह के मुद्दे चूंकि आपको सुहाते हैं, तो उन मुद्दों को आप चाहते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड बढ़े, उनके ऊपर बहस ज़्यादा हो।
केपी शर्मा जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, हम बिजली के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं और हाल ही फिलहाल ही रीट के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर अरे उतरे हैं। बिजली के किस मुद्दों को व्यवस्था लेकर को क्या लेकर के अनीता बघेल सड़कों पर जी, उतरे हैं? ये सोशल जो मुद्दे नहीं है क्या? अभी जो बिलों के साथ डिटेल आ रही है ना कि आपको 1,000 रुपये की सब्सिडी, 800 रुपये की सब्सिडी, 500 रुपये की सब्सिडी, ये अगर दी होती आपकी सरकार ने तो क्या इसके गाजे बाजे बज रहे होते, किन ढोल नगाड़ों के साथ इसका ऐलान हो रहा होता, लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही होती है। आप ही जानते हैं कांग्रेस वालों को तो ये तरीका आता ही नहीं है। केपी शर्मा जी, 3 साल तक कांग्रेस ने किसानों की सब्सिडी बंद कर दी, अब चालू करके उसकी वाहवाही ले रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार ने, आप देखिए बिजली के कितने दाम बढ़ा दिए, 1,000 रुपया महीना सब्सिडी दे रही है अशोक गहलोत की सरकार, जिससे तीसरी बार जब से अशोक गहलोत बने। अरे तो तिवारी जी समस्या यही, तिवारी जी दिक्कत यही तो है कि 1,000 की सब्सिडी दो, 1,000 की सब्सिडी तो सबको दो, लेकिन एक पत्र ऐसा लिख दो कि मुस्लिम बहुल इलाकों में रमजान के दौरान बिजली कटौती नहीं की जाए तो 1,000 रुपए की जो सब्सिडी सब बराबर होगी राजनीतिक तौर पर। मिथिलेश जैमिनी जी, ये बहुत बड़ी उलझन नहीं है क्या? एक राजनीतिक उलझन नहीं है क्या? भाई देखिए, सेक्युलरिज्म के कई पार्ट कर सकते हैं आप। कुछ लोग ट्रू सेक्युलर हो सकते हैं, जिसको आपने भी शुरू में परिभाषित किया। बहुत सारे लोग शुद्ध रूप से, मानसिक रूप से, दिल से, आत्मा से पंथ निरपेक्ष होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सेक्युलर इसलिए हैं कि वो किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं या उनको अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशनी है। और बहुत सारे लोग फैशन के तौर पर भी हैं, मैं सेक्युलर हूँ साहब, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तो जो ही कोई अवसर आता है तो सिर्फ वो तबका जो है ना, बहुत छोटा सा, जो ट्रू सेक्युलर है, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, वही सेक्युलर रह पाता है। बाकी सब तो इधर उधर हो ही जाते हैं ना। उनको इधर उधर करना कितना मुश्किल होता है, जो कि चुनौती आ रही है अब 2023 में। मिथिलेश जी देखिए जेपी जी, वर्तमान जो 13 साल से अशोक गहलोत जी सीएम है, पिछले 10 साल वसुंधरा जी रहे, 23 साल का ये कार्यकाल है। लेकिन ये सेकुलरिज्म वाला जो बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी में ब्यूरोक्रेट्स पर कमांड ठीक थी, और जो ये करोली जैसे और तमाम मलिंगा जी जैसे, चाहे जौहरी लाल मीणा जी के बेटे का मुद्दा ले लीजिए, दीपक का, तमाम जो चीज़ें आ रही है, इनमें एक चीज़ निकल के आ रही है कि अशोक गहलोत की जो किचन कैबिनेट है वो कमज़ोर है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगी हुई नाश। यानी किसी भी राजा का नाश करने के लिए उसका सचिव, उसका वैद्य जो इलाज करता है, और उसका गुरु जो शिक्षक है। शिक्षा के हालात आपने देख लिए कि जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं है, केवल ज़मीन है, वो बिल आ जाता है। डॉक्टरों के हालात आपने देख लिए कि डॉक्टरों को यहाँ मरना पड़ रहा है, सुसाइड करना पड़ रहा है। और गुरुओं की हालात यह है कि अमेरिका सिंह को नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो खुद रिवॉल्वर लेके चलते हैं, उनके पर प्रोफेसर का उनके पास अनुभव नहीं है। जो तीनों सिस्टम है, अगर धर्म की आज नवरात्रि चल रहे हैं और रामचरितमानस का देखें तो कहीं न कहीं मिला के आज अशोक गहलोत सरकार कटघरे में है। और 2023 में जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आने का जो मिथक है उसको मैं तोड़ दूं, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनकी जो टीम है वो टीम कहीं न कहीं रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, मुनाफाखोरी और इसमें लिप्त है। और इसी के चलते जनता कभी 56 पे लाती है, कभी 21 पे लाती है। तिवारी जी, इस बात को आप खारिज बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि लोग ये मानते हैं कि पहली टर्म में बहुत शानदार राजस्थान में घोषणाएं, नीतियां लागू हुई, दूसरी टर्म में निःशुल्क दवा योजना जैसी बेहतर घोषणाएं हुई, इस टर्म में ओपीएस का जो ही बात आई थी और जय जयकार होने लगी थी चारों तरफ। लेकिन जो मिथिलेश जैमिनी ने कहा, उस पहलू की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? तिवारी जी कर रहे हैं, हमको भी मालूम है, लेकिन मिथिलेश भाई फिर याद रखना, जननायक अशोक गहलोत का तीसरा ये जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो पिता की भूमिका में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, देश के राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अरे मिथिलेश भाई को क्या मिल रहा है जो आज नहीं मिल रहा, कल मिल जाएगा। देश के अंदर पहली बार कल उन्होंने आईपीडी टावर का उद्घाटन शिलान्यास किया उन्होंने। तिवारी लोगों को हमने ये तो मैंने ही गिना दिया, ये तो मिथिलेश जी भी मान रहे हैं, ये तो सब कोई कह रहे हैं ना। सवाल ये है मुसलमान की चाशनी में देश के लोगों को बहका के कांग्रेस को मुस्लिमकरण करना चाहते हैं। आपको राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अच्छाइयों के ऊपर भी बोलना चाहिए। आम आदमी को 10 लाख रुपए तक का बीमा बिना पैसे के, आप तो 10 रुपए की पर्ची भी नहीं काटनी पड़ेगी। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन योजना काट दी थी, अशोक गहलोत ने उन लोगों को फिर कहा कि बुढ़ापे में मैं तुम्हारा सहारा हूँ, चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारा साथ देंगे, मैं तुमको जिंदा है जब तक तुमको मैं पेंशन दूंगा।
तिवारी जी, आप बताओ तो आप सही। उन बातों का बखान कर रहे हैं सुरक्षित जिन नहीं बातों का बखान करने का पहले ही खूब बड़े पैमाने पर बंदोबस्त हो चुका है। सवाल तो यह है कि जहां नाव में छेद है, जहां जहाज में सुराख है ना, उस सुराख को भी तो एड्रेस करिए, उसको तो ठीक करिए, तभी तो आपका सुरक्षित रह पाएगा जहाज जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सामान आपने लाद रखे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।